और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा जी कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान ने हमेशा हलचल मचाई है। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, पहला वनडे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज कराची में टकराएंगी, क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से, पाकिस्तानी बल्लेबाजों से, पाकिस्तानी बॉलर से, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर महक आपको। और उम्मीदें तो वाबस्ता है क्योंकि पाकिस्तान की वनडे में गुज़िश्ता बरस कारकर्दगी अच्छी रही है। अगरचे पाकिस्तान ने कमज़ोर टीमों को हराया, नीदरलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, लेकिन गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले उनमें से पाकिस्तान सिर्फ एक हारा ऑस्ट्रेलिया से, 3 वेस्ट इंडीज़ से जीता, उसके अलावा 3 नीदरलैंड से जीता और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से भी 2 मैचेस जीते। तो उम्मीद तो है, लेकिन न्यूजीलैंड टफ टीम है महक, और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान की टीम नंबर 5 टीम है। तो मुकाबला होगा, पाकिस्तान को एडवांटेज होगा होम ग्राउंड, होम कंडीशंस का। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। नई सिलेक्शन कमेटी उबूरी आई है और टीम में भी कुछ तब्दीलियां हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को थोड़ी सी एज होगी कीवी टीम पर। ठीक है, अच्छा चले मिर्ज़ा भाई, जरा जो पहले हमने देखा कि टेस्ट मैच हुआ उसको हम जरा रिकैप कर लेते। सरफराज ने काफी अच्छा खेला, ऑल दो हम जीते नहीं लेकिन खैर हमने ड्रॉ कर लिया। चले, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि जीत कभी कभी हमें नसीब होती है। तो वो पिछले वाले जो है सीरीज को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, टफ सीरीज हुई और पाकिस्तान दोनों मैचेस में शिकस्त के नजदीक आकर शिकस्त को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। वरना आखिरी मैच में तो लग रहा था अगर 1-2 ओवर होते और नसीम शाह जिस तरह से उन्होंने छक्का चौका लगाया, अगर वो खड़े होते तो शायद पाकिस्तान जीत भी सकता था। लेकिन उस वक्त भी न्यूजीलैंड का पल्ला भारी था, एक गेंद की जरूरत थी। लेकिन टफ सीरीज हुई और पाकिस्तान के लिए आंसू पोंछने के लिए सीरीज काफी बेहतर साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 4 मैचेस गुज़िश्ता साल ऑन अ ट्रॉट हारा। एक ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ और 3 इंग्लैंड से। तो उसके बाद यही तवक्को की जा रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम भी कहीं पाकिस्तान को जेर न कर दे, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, और आपने सरफराज का जिक्र किया, 335 रन, 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 1 सेंचुरी, 3 मिस सेंचुरियां। वो खिलाड़ी जो जनवरी 2019 से पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल बाहर बैठा हुआ था, पानी पिला रहा था, उसने हिम्मत नहीं आ रही। वरना 4 साल बाद महक कोई अगर अपना कम बैक करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरफराज ने प्रूव किया कि मेंटली वो बड़े स्ट्रांग है, फिजिकली वो फिट थे, और उन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन वो फतह के नजदीक ले आए थे आखिरी टेस्ट में, अगर वो आउट ना होते तो। हाँ, और मिर्ज़ा भाई हमने देखा ना कि उनकी जो बेगम है वो भी आप दीदा नजर आ रही थी। तो ये एक मोहब्बत, एक प्यार, खैर पाकिस्तानी तो करते हैं ना उनसे बड़ा प्यार सरफराज से, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे जरा बाबर के हवाले से बात करनी थी। कल हमने देखा कि बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी हमें डिफरेंट नजर आई। उन्होंने ना जर्नलिस्ट के ज्यादा सवाल लिए, उठ के वो चले गए। उन्होंने कहा जी मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मेरा काम है परफॉर्म करना सिर्फ। तो क्या इस तब्दीली की क्या वजह लग रही है आपको? कोई प्रेशर उन्हें तंग कर रहा है या फिर कोई और बात है? प्रेशर की तो बात है महक, इसमें कोई शक नहीं कि प्रेशर है बाबर आजम पर, क्योंकि शान मसूद को इन्होंने वाइस कप्तान बना दिया है, नायब कप्तान। शान मसूद काफी अरसे से जो है वो पाकिस्तानी टीम में आने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। और आपने बात की सरफराज की अहलिया की, तो सरफराज की अहलिया जिनका नाम खुशबख्श सरफराज है, वो जब 2015 में, मुझे अच्छी तरह से याद है जब उनकी शादी हुई महक, 2015 में कराची में सरफराज की बारात गई और वलीमा, और अगले दिन ही वो मैच खेलने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पहुंच गए। और उसी मैच में बाबर आजम ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज किया था। तो सरफराज की एक अपनी बात है कि क्रिकेट उनका ओढ़ना बिछोना है। जहां तक बाबर आजम की बात की आपने, बाबर आजम नो डाउट इस वक्त वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग के नंबर 1 प्लेयर है। थोड़ा सा उन पर दबाव है, लगता ही है, जो उनके चेहरे से भी आया हो रहा है और जो खबरें भी आ रही हैं कि बाबर आजम और कौमी सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर नहीं है। दोनों में कोई थोड़ी सी जरूर अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से बाबर जो है वो अपने लड़कों को खिलाना चाहते थे। अब आप देखें कि हारिस सोहेल 2020 के बाद उनकी वापसी हुई है पाकिस्तानी टीम में। जब बाबर कप्तान थे तो हारिस सोहेल नहीं खेलते थे। तो इस तरह से होता है कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान को, दोनों को एक ही पेज पर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि वो थोड़े से अंडर प्रेशर है और उनकी बातें भी यही बता रही थी।
सही, ठीक। अच्छा मिर्जा भाई, सिलेक्शन कमेटी कप्तान का एक पेज पे होना एज यू सेड कि बड़ा जरूरी है। अगर नहीं होते तो फिर हमारा क्रिकेट में फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आसार तो कोई नजर नहीं आ रहे एक पेज पे लगने के। सॉरी एक्सक्यूज मी, बिल्कुल आपने सही कहा महक। जी। मसला ये है कि अब इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर्स का, और ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है ये उबूरी सिलेक्शन कमेटी है। शाहिद आफरीदी कह चुके हैं कि इन्होंने बस यही न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सेलेक्ट करनी है, इसके बाद पीएसएल होगी अगले महीने, और फिर उसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी वनडे और T20 खेलने के लिए। तो ये तो इंटरम सिलेक्शन कमेटी अब देखना ही है। और ये जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये भी 4 महीने के लिए आई है। उसके बाद ये मुकम्मल तौर से आइन को इम्प्लीमेंट करा के रीजन्स के इलेक्शन वगैरह करा के गवर्निंग बोर्ड तश्कील पाएगा और फिर कोई चेयरमैन आएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शाहिद आफरीदी की, चूंकि शाहिद आफरीदी ब्लंट है, हमेशा सच बात कहते हैं। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया, जब उनसे सवाल हुआ कि शर्जील खान को आपने क्यों नहीं शामिल किया, तो उन्होंने कह दिया कि जी ऊपर से मैं खुल के बात करता हूं कि ऊपर से कहा गया नहीं शामिल करो। तो अब अगर शर्जील खान शामिल नहीं हुए और मोहम्मद आमिर बाद में शामिल होते तो फिर यकीनन इसमें कहेंगे कि ये तजाद होगा, और इस तजाद का कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन अभी फिलहाल शाहिद आफरीदी इंटरम चीफ सेलेक्टर हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं। पिच को भी कल देखने के लिए आए थे वो नेशनल स्टेडियम कराची, खिलाड़ियों के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। अपने घर पर उन्होंने पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इशाइये पर भी मदऊ किया। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में महक हालात किस समझाते हैं। सही। अच्छा मिर्जा भाई, हमने हमेशा एक चीज देखी है कि जब भी हमने देखा है कि हमारे क्रिकेट में बड़े लेवल पर तब्दीली हुई है, वो उस तौर पर अच्छे तरीके से नहीं हुई जिस तौर पर अवाम उम्मीदें लगा लेती है। मतलब कि अगर हम सिलेक्शन की बात कर लें तो सिलेक्शन में हमने देखा है कि फेवरेटिज्म पहले भी होती थी। आपको लगता है कि फेवरेटिज्म अब भी होती है? हालांकि तब्दीली हो चुकी है, लेकिन अभी तो फेवरेटिज्म इतनी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो आप एक टेस्ट मैच तो ऑलरेडी उनकी टीम तो अनाउंस हो चुकी थी। लेकिन अब वनडे में देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं उसकी वजह ये है कि जो हम 2000 बल्कि हम 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन हम बदल चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ। तो जो आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आता है, जो चेयरमैन बनता है, वो अपने पसंदीदा लोगों को, अपने ट्रस्टेड लोगों को लेकर आता है। अब आप देखें पिछली दफा जो चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, जिनको हम लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहते थे, वो भी कहीं ना कहीं से सिफारिश लगा कर आए। तो सिफारिश नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में मेरिट पे काम हो, आप भारत की एग्जाम्पल ले लें कि भारत ने सिलेक्शन कमेटी बनानी थी, उन्होंने दरखास्तें जो है लोगों से वसूल की। 600 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने दरखास्तें दी और उनमें चेतन शर्मा दोबारा चीफ सेलेक्टर बन गए, और उनके अलावा सलील अंकोला और दीगर सुब्रोतो बैनर्जी वगैरह बन गए। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होगा, जो चेयरमैन होगा, वो जिस पर एतमाद करता है उसे बनाता है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी महक, तो फिर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मेरे ख्याल में तसलसल का होना बहुत जरूरी है। मिर्जा भाई, मुश्किल हो की सकती है, मुश्किल हो गई ना। हमारे सामने ही होती है हमारी क्रिकेटिंग कैसा परफॉर्म कर रही होती है। हम इसे वो छुप तो नहीं सकते या हम इस चीज को छुपा नहीं सकते, पूरी दुनिया देखती है ये तो। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।